जय हिंद एवरीवन। आज डेट है 14 नवंबर 2024 और पेपर है द इंडियन एक्सप्रेस। तो इसके साथ हमारे एक्सप्रेस आगे बढ़ते हुए पहली न्यूज़ है वोट डे की। 66% वोटर टर्नआउट रेशियो फेज़ 1 में हुआ झारखंड में। अब ये सब देखो हमारे काम का है नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेंसेट की स्टडी आई है कि 4 में से 1 जो डायबिटीज़ का पेशेंट है वो इंडियन है। तो ये बहुत सीरियस इशू है और इस पर ध्यान देना है और अपनी लाइफस्टाइल सुधारो, खाने पीने का ध्यान दो और वॉक करो तुम लोग। और दिल्ली की बात करते हैं तो देखो, दिल्ली का पोल्यूशन का तो सीरियस इशू चल ही रहा है। और एक ये छोटी सी चीज़ यहाँ पे आई है कि जो नवंबर अभी तक का जितना दिन बीता है नवंबर का, वो एक बहुत वार्मेस्ट नवंबर रहा है सिंस 2015। तो इसका रीज़न ये है कि इस टाइम तक वेस्टर्ली और नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स डोमिनेट कर जाती हैं दिल्ली के साइड पे, बट क्लियरली अभी तक वो डोमिनेट नहीं कर पाई हैं और साउथ ईस्टर्ली और ईस्टर्ली विंड को रिप्लेस करके डोमिनेट नहीं कर पाई हैं। इसकी वजह से टेम्परेचर लो नहीं हो पाया है, क्योंकि यही जो विंड है जो कोल्ड विंड है, तो ये टेम्परेचर डाउन कर देती हैं बेसिकली दिल्ली का। और इसकी वजह से पॉल्यूशन का भी देखते हैं कि लेवल बहुत बढ़ जाता है। सिंस अब ये विंड आएंगी ना तो टेम्परेचर लो होगा, तो विंड की कंडीशन और यानी एक या और वर्स होने वाला है, यानी कि पॉल्यूशन बढ़ने वाला है। आगे की न्यूज़ ये है ऑपरेशन कवच, पुलिस का कोई दिल्ली पुलिस का कोई ऑपरेशन जिसमें गैंगस्टर्स को पकड़ रहे हैं। आगे की न्यूज़ में अब देखो, ये देव दिवाली की तैयारी चल रही है यहाँ पे। देव दिवाली देखो बनारस की है, बाकी सब तो बस सब नॉर्मल है। देव दिवाली देखना है तो बनारस में आओ, बट आप आओगे देख पाओगे इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि इतनी भीड़ होती है ना कि पूछो ना। हम बनारस के होते हुए बनारस की देव दिवाली नहीं देख पा रहे हैं, सोचो। तो देखो, आज डायबिटीज़ डे है, तो थोड़ा इसको डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ो और देखो कि कैसे कैसे अपनी लाइफस्टाइल सुधार सकते हैं। तो डायबिटीज़ 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 बेसिकली बच्चों में देखा जाता है, जहाँ पे जनरेशन, क्योंकि कहीं भी देखते हैं ना कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है तो चांसेस है कि डायबिटीज़ हो सकते हैं। तो जो टाइप 1 होता है वो फैमिली हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता है, जनरली बच्चों में देखा जाता है। जो टाइप 2 है कहीं ना कहीं फैमिली हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। और टाइप 2 थोड़ा डिस्गाइज में रहता है कि इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट नहीं होते हैं, तो हम कभी कभी उसको मिसडाइग्नोज कर लेते हैं कि हो सकता है कोई और रीज़न हो। आगे बढ़ते हुए गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, मूविंग फॉरवर्ड, इलेक्शंस एंड एक्सप्लेन पेज। अब एक्सप्लेन पेज पे देखो ट्रम्प। अब हम जब से ट्रम्प आए हैं हम सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि ट्रम्प की वजह से ट्रेन में प्रॉब्लम आने वाली है, तो ये कोई नई चीज़ आपके लिए होनी नहीं चाहिए, पहली बात। सेकेंडली, कि क्या प्रॉब्लम है आप सब जानते हैं। उन्होंने अपने कैंपेन में ओपनली कहा था कि इंडिया जो है वो टैरिफ किंग है, बहुत टैरिफ लगाता है अपने इम्पोर्ट्स पे, जिसके जवाब में अभी कुछ दिन पहले हमारी फिनांस मिनिस्टर ने कहा था कि देखो ऐसा नहीं कि हम बहुत टैरिफ लगाते हैं, और जो भी टैरिफ लगाते हैं उसका हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। अब अपनी देश की एमएसएमईज को डिस्ट्रॉय करके तो इम्पोर्ट नहीं कर सकते ना। अब ऑब्वियस सी बात है, जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसको हम इम्पोर्ट करेंगे क्योंकि वो हमारे प्रोडक्शन में काम आते हैं। अब फिनिश्ड गुड में ऑब्वियसली अगर हम इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत कम कर देंगे तो हमारी देश की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उनका क्या होगा, वो फॉरेन गुड्स से कम्पीट नहीं कर पाएंगी। तो अल्टीमेटली हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे फॉरेन गुड्स पे, क्योंकि अगर वो कम्पीट नहीं कर पाएंगी तो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो बंद हो जाएंगी। अगर वो बंद हो गए प्रोडक्शन यूनिट्स तो हम हैवली डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो हमारे पास फिर कोई ऑप्शन नहीं हो जाएगा कि डाइवर्सिफाई कर लें या फिर प्रोडक्शन हम बढ़ा लें। बट हम चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने। तो आत्मनिर्भर बनना है तो अपनी देश की इंडस्ट्रीज़ को बचाना है। बट अब देखो क्या होता है यहाँ पे। अब वो आएंगे, जब प्रेसिडेंसी वो संभालेंगे, उसके बाद वो क्या एक्शन लेते हैं इस पर देखते हैं आगे क्या होता है। तो अगली न्यूज़ है ये बुलडोजर जस्टिस की। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कुछ गाइडलाइंस दिए हैं कि अगर किसी का घर डिमोलिश करना है, घर या प्रॉपर्टी कोई भी डिमोलिश करना है, तो उसके क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि देखो, नॉर्मल कुछ स्टेट्स में ऐसा हो रहा है कि जिस इंसान पे जो अक्यूज्ड है, जिस पे क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हैं, उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है। तो इन्होंने कहा देखो ऐसे करना नहीं है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे आपको। तो इन्होंने पहली गाइडलाइन में ये दिया है कि आपको सबसे पहले उस ओनर को 15 दिन का नोटिस देना होगा।
कि ये देखो, ये आप पे चार्जेस हैं, ये आपकी ये चीज़ें से आपकी प्रॉपर्टी इलीगल है, या जो कुछ भी रीज़न है आप उसको बताओ पहले। उसके बाद वो 15 दिन का उसको टाइम दो अपने आप को डिफेंड करने का। देखो, चार्ज पेपर गया उसके पास कि आपके पास आपका घर डिमोलिश होने वाला है। उसके पास 15 दिन का टाइम है। 15 दिन बाद हियरिंग होगी, उसमें वो डिफेंड करेगा अपने आप को, और एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वो प्रूफ करेगा कि नहीं कैसे वो सही है। और फाइनली अगर ये फैसला होता है कि घर डिमोलिश करना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को लिख के देना होगा, अच्छे से डॉक्यूमेंट करना होगा कि क्या मतलब ये फाइनल रीज़न है, कि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ होगा। उसके बाद फिर 15 दिन का टाइम दो उसको कि वो अगर चाहे तो उस वर्डिक्ट को आगे किसी कोर्ट में जाके चैलेंज कर सके। और फाइनली 1 महीने बाद अगर उसका घर डिमोलिश होना फाइनल है और हो रहा है, तो उसको रिकॉर्ड करो। उसके बाद प्री डिमोलिशन और पोस्ट डिमोलिशन दोनों की रिपोर्ट प्रिपेयर करो। तो जब सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि इतना ये गाइडलाइन देने का रीज़न क्या है, तो उन्होंने कहा कि देखो, सबसे बड़ी बात है सेपरेशन ऑफ पावर। एग्जीक्यूटिव के पास पावर नहीं है कि वो जुडिक्ट करे, वो किसी को पनिशमेंट दे। तो सिंपल सी बात है, ये काम जुडिशरी का है। तो सेपरेशन ऑफ पावर बहुत बड़ा इशू है। सेकेंडली है कि ट्रांसपेरेंसी, कि आपने फैसला किया कि भाई ये अक्यूज्ड है, इसकी प्रॉपर्टी भी इलीगल है, इसको गिरा दो। तो कहीं ना कहीं पब्लिक का ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है। और ट्रांसपेरेंसी तो हर जगह फेल हो रही है कि यार आप उसको बताओ तो सही, उसको टाइम तो दो डिफेंड करने का। क्योंकि यही है सिंपल कोर्ट का या फिर किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का प्रोसीजर एक है जो उसको फॉलो करना चाहिए, ताकि पब्लिक का ट्रस्ट मेंटेन रहे। एंड थर्ड रीज़न दिया उन्होंने कि शेल्टर का। देखो, राइट टू शेल्टर, आर्टिकल 21 हर जगह आ जाता है, कहीं से भी कुछ भी हो आर्टिकल 21 को आना ही आना है। तो उसमें लिखा है कि राइट टू शेल्टर, सबके पास घर होने का अधिकार है। तो किसी के घर को आप ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आप गिरा नहीं सकते हो। अब अगली न्यूज़ है ये एक वेट लॉस ड्रग्स की। देखो, वेट लॉस ड्रग्स ओबेसिटी को ट्रीट करने के लिए एक ड्रग बनाया। किसने बनाया? नोवो नॉर्डिक की एक कंपनी है। अब ड्रग में क्या होता है, हमको पता है कि जब कोई कंपनी कोई ड्रग प्रोड्यूस बेसिकली फाइंड करती है, तो उसको पेटेंट कराते हैं। और पेटेंट एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होता है। उसके बाद मतलब पेटेंट के टाइम पीरियड में कोई और कंपनी उस ड्रग के रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसको बेच नहीं सकती है। पेटेंट का सिंपल मतलब ही यही होता है। अगर वैसा कर रही है कोई कंपनी तो वो इलीगल है। बट जब पेटेंट ख़त्म हो जाता है, तो हर कंपनी, कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है, तो उसके पास लेवरेज होता है कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके ड्रग्स बना के बेच सके, जिसे हम कहते हैं जेनरिक ड्रग, जिसमें हम सबसे आगे हैं। तो जेनरिक ड्रग का एक एडवांटेज ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव होती है। और एक और चीज़ आती है कंपाउंड ड्रग्स। अब देखो, ये जेनरिक ड्रग से डिफरेंट है। कंपाउंड ड्रग्स में क्या होता है कि जब कोई भी ड्रग जो मेन इंग्रेडिएंट है ड्रग का, अगर जो मेन कंपनी प्रोवाइड कर रही है, अगर वहाँ पे शॉर्टेज है, तो हम कुछ 2-3 ड्रग्स को कंबाइन करके उस इंग्रेडिएंट को अगर उस पेशेंट को दे रहे हैं, जैसे कि लेट्स से हमें सी प्रोड्यूस करना है, तो हमने ए, बी और डी के कुछ कॉम्बिनेशन करके सी प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, कि सी का इफेक्टिव, सी के जैसा इफेक्ट करेगा वो ड्रग तीनों मिला के, तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड ड्रग। तो देखो, ये अलाउड है। ये हमारी यहाँ की न्यूज़ नहीं है, ये बेसिकली यूएस के बारे में कहा कि यहाँ पे ये अलाउड है कि कोई भी लाइसेंस जो प्रैक्टिसर होगा वो कंपाउंड ड्रग्स बना सकता है। तो अब इन्होंने क्या किया है कि नोवो नॉर्डिक ने क्या किया है कि देखो कि ऐसा आप अलाउ मत करो, क्योंकि जो ये मेन इंग्रेडिएंट है जो वेट लॉस ड्रग्स का, सेमाग्लोटाइड, तो ये कह रहे हैं कि एक तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम है। बायो अवेलेबिलिटी मतलब कि जब कोई भी इंग्रेडिएंट ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो ये कितना यूजेबल होगा बॉडी के लिए, उसे कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो उन्होंने कहा इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम है, और अगर ये इसे कॉम्बिनेशन में दिया गया, यानी कंपाउंड ड्रग्स दिए गए, तो इसका जो इफ़ेक्ट होगा ये और कम हो जाएगा। और इनफेक्टिव ट्रीटमेंट डायबिटीज़ का, इसका मतलब सीधे का सीधे ये लीड करेगा
हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, किडनी डिसीज़, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी प्रॉब्लम बॉडी में। तो इसीलिए ये पेशेंट्स के हेल्थ कंसर्न को लेकर ऐसा चैलेंज कर रहे हैं कि प्लीज़ ऐसा अलाउ मत करो, सिर्फ हमें ही ऐसा अलाउ करो कि हमारी ड्रग्स को खरीदा जाए, ना कि ऐसे कंपाउंड ड्रग्स दिए जाएं। तो ये प्रॉब्लम है। और इस पे एक उन्होंने और चैलेंज किया कि डिलीवरी मैकेनिज़्म, कि अब भी देखो एक दवाई है तो इंसान खा लेगा, ठीक है, अब उसकी जगह पर उसने एक दवाई के रिप्लेसमेंट में तुमने 2-3 ड्रग्स कंबाइन करके अलग अलग डोजेज में दे दिए किसी इंसान को, तो अब कहीं ना कहीं वो ह्यूमन एरर भी पॉसिबल है कि जो पेशेंट है क्या पता उसने ठीक से लिए नहीं लिए। और इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक इंसान ने एक ड्रग को 10 बार खा लिया, और कहीं कहीं देखा कि कहीं कोई इन्होंने देखा कि किसी हॉस्पिटल में प्रॉब्लम हो गई। तो बेसिकली यही है कि आप थोड़ा सा इस पर रेगुलेट करो कि ऐसी चीज़ें ना हो। बुलडोजर जस्टिस और गिल्ड, देखो ये सब तो चल रहा है क्योंकि ये सबको अपना अपना व्यूज़ देने का राइट है, तो सब देंगे, और हमारा मन करेगा तो हम भी पढ़ेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं पढ़ेंगे। अब ये देखो भाई साहब, इलेक्शन में तो तुम लड़े जा रहे थे, अभी देखो कितनी पीसफुल, कितनी प्यारी पिक्चर, वाह, इतना प्यार। हाँ देखो, ये एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि हर साल जो आरबीआई है वो कुछ डीसिप्स के लिस्ट बनाती है। डीसिप मतलब कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक। अब ये जो बैंक है इसे कहते हैं दे आर टू बिग टू फेल, मतलब कि अगर ये फेल हुए तो इकोनॉमी को बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है बिकॉज ऑफ दियर रीच और पेनिट्रेशन इन आर इकोनॉमी। तो इस बार जो लिस्ट बनाई है वो जो पिछले साल की जो लिस्ट थी उसको फिर से कंटिन्यू कर दिया है कि वो 3 बैंक जो पहले से डीसिप में थे, जैसे कि पहले वाले उस पे था आईसीआईसीआई, सेकेंड लिस्ट खाली है, थर्ड लिस्ट पे है एचडीएफसी एंड फोर्थ वाले पे एसबीआई। तो ये 3 हमारी इकॉनमी के डीसिप्स हैं। अब डीसिप को कैटेगराइज करने का मोटिव क्या है? पहला मोटिव तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देखो बाकी बैंक फेल हो जाएं तो रिपरकशंस होंगे, पर ये फेल हुए तो बहुत ज़्यादा रिपरकशंस आने वाले हैं। इसकी वजह से गवर्नमेंट इनको कुछ एडिशनल सपोर्ट करती है, पर एडिशनल सपोर्ट से क्या होगा कि अगर हम किसी को सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं एक मोरल हज़ार्ड क्रिएट हो जाता है कि यार वो कहेंगे यार मुझे तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, मतलब गवर्नमेंट खुद भी नहीं चाहिए कि मैं फेल हूँ, तो मैं तो अपना आराम से रिस्क लूँगा, मैं तो मार्केट रेगुलेशन फॉलो नहीं करूँगा, मैं तो कंपटीशन हटा दूँगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि इनको अलग से कैटेगराइज करो, इनको अलग से रेगुलेट करो, ताकि रेगुलेशन बना रहे और ये फेल भी ना हो सके और इनके अंदर जो मोरल हज़ार्ड वाली कंडीशन आ रही है वो भी ना हो। तो इनको अलग से लिस्ट में डाला और इनको अलग से कुछ कॉमन इक्विटी मेंटेन करनी पड़ती है, जैसे कि आईसीआईसीआई को लेके 0.2% मेंटेन करनी पड़ती है, और ऐसे ही जैसे आप लिस्ट में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे एचडीएफसी को 0.4% और एसबीआई को 0.8% एडिशनल मेंटेन करती हुए एडिशनल कॉमन इक्विटी टीयर 1 रिस्क वेटेड एसेट मेंटेन करना पड़ता है। अब ये पूछो कि तुम टीयर 1 कैपिटल क्या है, रिस्क वेटेड एसेट क्या है, तो देखो यार रिस्क वेटेड एसेट मतलब समझो ऐसे कि मतलब कि कितना कैपिटल हमारे पास है, बैंक के पास है, और कितना उस पर रिस्क है। जैसे कि अगर किसी के हाथ में कैश है तो उसका रिस्क ज़ीरो है। अगर हमने किसी को लोन दिया है तो अब सामने वाला, अगर तुमने अपने दोस्त को लोन दिया ना, तो आई एम टेलिंग यू रिस्क 100% है, क्योंकि दोस्त कभी पैसा वापस नहीं करते। तो ऐसे ही समझ लो कि तुमने किसको लोन दिया है तो कितना रिस्क है उसको वापस देने में, तो वही रिस्क वेटेड एसेट हो गया। कहने को तो तुम्हारा एसेट है पर उसमें रिस्क भी है, नहीं मिला तो क्या कर लोगे। और कोर कैपिटल पता है, जो बैंक का जो एक्चुअल कैपिटल जिससे बैंक रिलाई कर सकता है। ऐसा ना हो कि हमने किसी को पिछले साल किसी दोस्त को दे दिए थे 100 रुपये और अब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि यार मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो 100 रुपये वापस कर देगी, तो मुझे पता वो नहीं करेगी। तो ऐसे सोच के समझो, तो अलग से कुछ मेंटेन करना पड़ेगा कैपिटल। अच्छी बात भी है कि आप डीसिप्स हो और थोड़ा सा आप पे रेगुलेशन भी लगेंगे, तो देखो विथ पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ तो यार सॉरी, थोड़ा घर वाले हैं,
विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये करने वाले थे हम। और हाँ देखो, जब से ट्रम्प आया तब से बिटकॉइन की बातें फिर से स्टार्ट हो गई हैं। तो अभी हमारे लिए जानने वाली बात इतनी है कि गवर्नमेंट ने 2022 पे जो अगर कोई भी इनकम वर्चुअल डिजिटल एसेट को ट्रांसफ़र करके कोई भी इनकम जनरेट हो रही है तो उस पर 30% का टैक्स लगाया है। आगे चलते हैं तो अपना हॉरोस्कोप देख लेना तुम लोग, क्या कैसा रहने वाला तुम्हारे दिन। और देखो, स्पोर्ट्स में तो मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है यार। तो फाइनली यहाँ का आज का न्यूज़पेपर ख़त्म होता है। टाटा बाय बाय, कल मिलेंगे फिर से।